व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस हम लोगों ने मनी कर लिया था कंप्लीट। अब अगले वाले सारे ही चैप्टर्स हम लोग वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग को। आइए जल्दी से इसको शुरू करते हैं और ये कंप्लीट होते ही आपका मनी एंड बैंकिंग वाला यूनिट भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस चैप्टर को भी करते हैं कंप्लीट। लेट्स बिगिन। आइए जी शुरू करते हैं बच्चों हम लोग बैंकिंग को। और बैंकिंग में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है कि एक सबसे पहले कमर्शियल बैंक से भी पहले ये समझो कि बैंक किसको बोलते हैं। सर ये बैंक क्या चीज़ होगी? तो देखो बच्चों, बैंक सबसे पहले कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपके सारे पैसे का लेन देन आपके साथ कर सकता है, जिसका मेन एम खुद भी पैसा कमाना ही होता है। मतलब बैंक आपके साथ अगर कोई भी डीलिंग कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, तो वो मुफ्त में नहीं कर रहा, उसको भी आपसे पैसा कमाना है। तो अब कुछ बैंक्स होते हैं जो आपके साथ डीलिंग करते हैं, कुछ बैंक्स होते हैं जो आपके साथ डीलिंग नहीं करते। सर ऐसा कौन सा बैंक है जो पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करता? बेटा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है, गवर्नमेंट का बैंक होता है, उसमें पब्लिक डीलिंग नहीं होती। लेकिन सर जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है वो कौन से बैंक होते हैं? कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक हम किसको बोलते हैं? सबसे पहले देखो, कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था विच परफॉर्म्स, जो कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है? सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। किसको एक्सेप्ट करना? डिपॉजिट्स को। डिपॉजिट्स मतलब पैसा जमा करना। भाई मैं अपना पैसा लेके बैंक के पास बोलता हूँ ये जमा कर लो, कर लेगा बैंक। दूसरा, हमें लोन देना, ग्रांटिंग लोन्स। मुझे पैसे की जरूरत है, बिजनेस करना है, व्हीकल लेना है, कुछ भी करना है, बिजनेस के लिए पर्सनल घर लेना है, तो लोन मिल सकता है मुझे बैंक से। तीसरा, मेकिंग इन्वेस्टमेंट। बैंक आपके पैसे का क्या करता है? आपके पैसे से पैसा कमाता है, उसको इन्वेस्ट कर देता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। हमारे पास कौन कौन से कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं? एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब एग्जांपल्स होते हैं बच्चों कमर्शियल बैंक्स के। करेक्ट, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब हमारे पास आता है कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर हम कमर्शियल बैंक से बात करें तो वो क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या काम करते हैं? तो बच्चों मेन उनके दो काम है, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी वो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना वो चलेंगे ही नहीं, जो उनको करने ही हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस। सेकेंडरी होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट एडिशनल फंक्शंस में आते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। अब प्राइमरी में बच्चों हमारे पास जो सबसे पहला बैंक का फंक्शन होता है वो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। प्राइमरी फंक्शंस में सबसे पहला है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। सर कौन सी डिपॉजिट्स? बेटा डिपॉजिट्स कई प्रकार की हो सकती हैं। अब डिपॉजिट्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स क्या है? आपके खाते में पैसा आया। एक बिजनेसमैन का अकाउंट करंट अकाउंट होता है, हाउस होल्ड का अकाउंट तो सेविंग अकाउंट होता है, वो कभी भी निकालता है, कितनी भी बार निकालता है, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। तो ये कौन सी होती हैं? दोज डिपॉजिट्स विच आर रीपेबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड। ऐसे ही कुछ होती हैं फिक्स डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स। ये कौन सी है? जो फिक्स टाइम के लिए बैंकों के पास रहती हैं, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, इसको बोलते हैं लोगों ने एफडी करी है ना। तो एफडी रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद हमारे पास आती है सेविंग डिपॉजिट्स, ये हाउस होल्ड की होती है ना। दीज डिपॉजिट्स कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ करंट एंड फिक्स डिपॉजिट्स। सर इसमें दोनों के फीचर्स कैसे होते हैं? दोनों के फीचर्स ऐसे होते हैं बेटा, जब हाउस होल्ड सेव करता है ना तो वो थोड़े लंबे समय के लिए करता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट पे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो एफडी पे इंटरेस्ट होता है, तो इस पे इंटरेस्ट भी मिलता है और ये रीपेबल ऑन डिमांड भी होती है। तो इसके अंदर दो मेन चीजें हो गई, क्या? रीपेबल ऑन डिमांड, रीपेबल ऑन डिमांड, जब चाहे आप उसको निकाल सकते हो, ये करंट अकाउंट का फीचर हो गया। दूसरा इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, ये एफडी का फीचर हो गया। तो दोनों के फीचर मिला के सेविंग डिपॉजिट्स बन जाता है हाउस होल्ड्स के लिए। करेक्ट है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन सेवरल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेक्शंस की रिक्वायरमेंट्स। करेक्ट है। डिपॉजिट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? करंट अकाउंट, एफडी, सेविंग डिपॉजिट्स। ऐसे ही बच्चों आजकल आरडी भी चलता है, रेकरिंग डिपॉजिट।
रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि हम बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मेरे अकाउंट में से आप पैसे हर महीने ऑन अ रेगुलर बेसिस काटते रहना और एक दूसरे अकाउंट में जोड़ते रहना। तो क्योंकि रेगुलरली वो पैसा हम निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट्स, आरडी। ठीक है, तो कई प्रकार की डिपॉजिट्स ऐसे हो सकती हैं। उसके बाद बच्चों करंट और एफडी में डिफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहले करंट में चेक फैसिलिटी होती है, आप चेक वैक दे सकते हो, ये चेकेबल होते हैं, ये नॉन चेकेबल होते हैं। एफडी में कोई भी ऐसी चेक फैसिलिटी नहीं होती भाई, एक बार एफडी कर दी तो एफडी तोड़नी पड़ेगी, उसको डिप चेक नहीं चलते उसके अंदर। ठीक है, इंटरेस्ट इसमें नहीं होता, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एफडी में मिलता है आपको इंटरेस्ट, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस करंट में बेटा जितनी चाहे उतनी कर लो, एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। एफडी में सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शंस हो पाएंगी, एक जमा करते हुए और एक तोड़ते टाइम। ठीक है, डिपॉजिटर जनरली मेक ओनली 2 ट्रांजेक्शंस, डिपॉजिट ऑफ मनी, विड्रॉल ऑफ मनी। क्लियर है क्या बेटा? बढ़िया सर। अब हमारे पास दूसरा फंक्शन कौन सा आ रहा है? एडवांसिंग ऑफ लोन्स। अब देखो सबसे पहला फंक्शन कौन सा था? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, पैसा जमा करना। दूसरा होता है लोन्स प्रोवाइड करना। तो बैंक का जो दूसरा मेन फंक्शन है वो क्या है? द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक आर नॉट अलाउड टू रिमेन आइडल। जो आपने पैसा जमा करा बैंक उनको रखता नहीं है, फर्दर लोगों को बांट देता है जिनको लोन देना है। अब देखो ये समझो, ये बैंक है, ठीक है, बैंक के पास एक चिंटू डिपॉजिटर बन के गया। डिपॉजिटर का मतलब पैसा जमा करने। इसने सपोज यहाँ पे 2 लाख रुपए जमा कर दिए। कितने जमा कर दिए? 2 लाख रुपए। बैंक ने बोला ठीक है भाई आपने जमा करा, हम आपको 3.5% पर एनम के हिसाब से ब्याज देंगे। आपने पैसा जमा करा ना तो हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे 3.5% पर एनम के हिसाब से। वहीं पे एक बोरोवर आ गया बैंक के पास, चिंटी आ गई बोरो करने। चिंटी को पैसे की जरूरत है, शॉपिंग करनी है उसको दिवाली के लिए, तो बैंक से लोन लेने के लिए चली गई। तो बैंक आपके 2 लाख रुपए उठा के इसको दे देगा और चिंटी को बोलेगा आप हमें 8% पर एनम ब्याज पे करना, इंटरेस्ट पे करना। अब देखो पैसा वही है, इससे कितना इंटरेस्ट ले रहा है? 8%। इसको कितना दे रहा है? 3.5%। तो जो बीच का सर 4.5% है उसका क्या? वो बैंक की कमाई है, बैंक ने कमा लिया। तो बैंक क्या करता है? जो आपसे पैसा लेता है, आफ्टर कीपिंग सर्टेन रिजर्व्स, बैलेंस इज गिवन टू द बोरोवर्स एंड इंटरेस्ट इज चार्ज टू देम, है ना। तो बैंक बेसिकली आप ही के पैसे को बोरोवर्स में बांट देता है, राइट। लेकिन सारा नहीं बांटता, कुछ ना कुछ रिजर्व्स बना के रखता है। रिजर्व्स को अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो सारा पैसा नहीं बांटेगा, जैसे सपोज 2 लाख में से 10% 20,000 का रिजर्व बना लिया, 180 बांट देगा। ठीक है, तो ऐसे चलता है हमारे पास एडवांसिंग ऑफ लोन्स। अब आप बोलोगे सर अगर चिंटू अपना पैसा वापस लेने के लिए आ गया, फिर आपने तो बैंक ने तो पैसा आगे बोरोवर को दे दिया, फिर बैंक वापस कहां से करेगा? बेटा चिंटू जैसे ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जिन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट करा होगा, तो ऐसे पैसा घूमता रहता है, सर्कल चलता रहता है। एक टाइम पे सारे तो पैसा निकालने आता नहीं है ना। ये है मेन चीज। अब लोन कितने प्रकार के हैं? कैश क्रेडिट, दूसरा डिमांड लोन्स, तीसरा शॉर्ट टर्म लोन्स। अब सर कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट बेटा एक ऐसा लोन है जो बोरोवर को मिलेगा अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स। किसके अगेंस्ट मिलेगा? करंट एसेट्स के अगेंस्ट मिलेगा। करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं? शेयर्स हो सकते हैं। करंट एसेट्स में कोई भी पर्टिकुलर एक ऐसा एसेट जिसके बदले में आपको मिल गया, जैसे शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इनके अगेंस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अ क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शनड एंड द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द अकाउंट। डन है क्या बच्चों? क्लियर है या नहीं है? परफेक्ट है। इसके बाद डिमांड लोन कौन से होते हैं? डिमांड लोन रेफर्स टू दोज व्हिच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक। ये बहुत पहले चला करते थे, अब बहुत कम चलते हैं। बैंक जब चाहे वापस डिमांड कर सकता है, यानी आज आपने लोन लिया, बैंक 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद आपसे वापस डिमांड कर लेगा कि लाओ भाई पैसा वापस करो। इसको बोलते हैं डिमांड लोन्स। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स, जो पर्सनल लोन्स हैं, जो किसी भी कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट मिलेंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है? कोलेटरल सिक्योरिटी आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा ना बेटा, उसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। द मनी इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द बोरोवर एंड बोरोवर कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एंटायर सम ऑफ द लोन। जितने का भी लोन हुआ है उस पर ब्याज आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। लेकिन कैश क्रेडिट में क्या होता है? जितना विड्रॉ करा उस पर ब्याज लगेगा, ये ध्यान रखना है। डन हो गया सर।
इसके बाद बेटा हमारे पास सेकेंडरी फंक्शंस आ जाएंगे। सेकेंडरी फंक्शंस कौन से होते हैं? जो एडिशनल फंक्शंस जो बैंक परफॉर्म करता है। एक तो प्राइमरी हो गए इसके मेन फंक्शंस, सेकेंडरी होते हैं एडिशनल फंक्शंस। सर एडिशनल फंक्शंस में क्या क्या आता है? देखो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का क्या मतलब है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है बच्चों कि बैंक में आपका जितना बैलेंस है आप उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले आप बैंक के रेगुलर कस्टमर हो, दूसरा आपका करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट का मतलब बिजनेसमैन का अकाउंट है, तो आप रेगुलर कस्टमर हो, आपका करंट अकाउंट है। तीसरा, आप बैंक को पता है कि इनकी बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आज अगर इसके खाते में 1 लाख है और इसने किसी को चेक दे दिया 1,10,000 रुपए का, तो नॉर्मल केस में ये चेक बाउंस हो जाएगा। भाई मेरे खाते में पैसा 1 लाख है, पेमेंट 1,10 की कैसे होगी? तो नॉर्मली ये चेक बाउंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बैंक का रेगुलर कस्टमर हूँ, करंट अकाउंट है मेरा, मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरी बहुत सारी फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं, तो बैंक को पता है यार अगर आज इसने पेमेंट करी है थोड़ी देर में इसका पैसा आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से डिपॉजिट आ जाएगा, तो बैंक इसको क्लियर कर देगा, ये चेक क्लियर हो जाएगा और मेरा बैलेंस कितना दिखेगा? माइनस का 10,000। तो ये जो नेगेटिव का बैलेंस दिख रहा है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं? ओवरड्राफ्ट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी in which a customer is allowed to overdraw his current account up to an agreed limit. डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं बच्चों? डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको ऐसे समझना। हमारे पास दो मेन पार्टीज हैं। दो मेन पार्टी कौन सी है? एक तो है जो माल बेच रहा है, सेलर, और एक है जो माल खरीद रहा है, बायर। तो बाजार में हमेशा दो पार्टी होगी, एक माल बेचने वाला, एक माल खरीदने वाला। तो जो गुड्स बेच रहा है वो सेलर है, जो गुड्स खरीद रहा है वो बायर है। करेक्ट है। अब जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो उधार पे हो रही है, यानी क्रेडिट पे हो रही है। उधार की ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन उधार की है, ठीक है। अब इसने माल इसको बेचा, सपोज कितने का? 50,000 रुपए का, 50,000 रुपीज का। अब होता क्या है बच्चों, 50,000 का बायर ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं पैसा दे दूंगा। कब देगा, कब नहीं देगा, देगा भी या नहीं देगा, भाग तो नहीं जाएगा, इसकी क्या गारंटी? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है सर। तो क्या हमारे पास कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए? अगर ये पेमेंट ना दे तो मैं इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करूं, मैं जज साहब को बोलूं कि जज साहब देखो मैंने इसको माल बेचा था और इसने मेरा पैसा नहीं दिया, तो आप मेरा पैसा दिलवाओ। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम बोल देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। जब सेलर माल बेचेगा ना बेटा, तो वो साथ में एक बिल भी भेजेगा। उस बिल पे इसको बोलेगा भैया साइन करके दो, बायर उस पे साइन करेगा और उस पे लिखा होगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं मिस्टर ए के पैसे 3 महीने में दे दूंगा या 2 महीने में दे दूंगा या 15 दिन में दे दूंगा। अब ये जो बिल है ये ए के पास आ गया, साइन हो गए। अब ए के पास एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। अब सपोज ए ने ये माल बेचा 1 अक्टूबर, कब बेचा? 1 अक्टूबर को। 3 महीने का उसने टाइम मांगा, तो 3 महीने का टाइम अगर उसको मिल गया तो 1 जनवरी को इसने पेमेंट करना है। 1 जनवरी को इसने पेमेंट करना है ना बच्चों। लेकिन ए को पैसे की जरूरत आज ही है, तो ए क्या कर सकता है? इस बिल को बैंक में ले जा सकता है और बैंक को बोलेगा देखो भाई मुझे ये 50,000 रुपए मिस्टर बी से लेने और मेरे पास इसका बिल भी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी है, तो ये तो पक्का डॉक्यूमेंट है, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बी अगर कहीं भागेगा भी तो हम कोर्ट में इस बिल को लेके जाएंगे, बताएंगे जज साहब को कि इस तरीके से प्रॉब्लम है, तो फिर वहां से ऑर्डर आएंगे और बी को ढूंढा जाएगा, पकड़ा जाएगा, पैसा मिल जाएगा। ठीक है। तो बैंक को पता है कि यार ये तो लीगल डॉक्यूमेंट है। तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है ना बेटा, कि बैंक के साथ ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ए की, ए बोल रहा है भैया पैसा आज ही दे दो, तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करना। डिस्काउंट करने का मतलब होता है कि एक ऐसा बिल जिसका पेमेंट कहीं फ्यूचर में होना है लेकिन उसका पेमेंट आज ही किया जा रहा है बैंक के द्वारा। सर क्या ये बैंक फ्री में कर देगा? फ्री में तो कुछ भी नहीं करता, चार्जेस लेगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच द होल्डर ऑफ अ बिल कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर मैच्योरिटी।
बिफोर मैच्योरिटी का मतलब ड्यू डेट से पहले ही उसको वो पैसा मिल जाएगा। ये हमारे पास बच्चों सेकेंडरी फंक्शंस की दो चीजें हो गई। इसके बाद बैंक कुछ एजेंसी फंक्शंस भी करता है। एजेंसी फंक्शंस का मतलब होता है कि आपका एजेंट बन के काम करेगा, बैंक आपका एजेंट बन जाएगा, सर्टेन एजेंसी फंक्शंस फॉर देयर कस्टमर एंड चार्ज सम कमीशन फ्रॉम देयर क्लाइंट्स। अब ये सब करने के लिए आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा। आपका एजेंट बन के क्या क्या काम कर सकता है, जैसे आपके फंड ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, आपकी बहुत सारी पेमेंट कलेक्ट करना, पेमेंट करना, फॉरेन एक्सचेंज परचेज एंड सेल करना। भाई तुमको कहीं बाहर घूमने के लिए जाना है, तुम यूएस जा रहे हो, यूके जा रहे हो, तो वहाँ की करेंसी चाहिए ना, तो वो बाय सेल करना, सिक्योरिटीज़ परचेज सेल करना, सिक्योरिटी का मतलब ये शेयर्स वगैरह हो गया। इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी करना, आपको अपने इनकम टैक्स के बारे में कुछ जानना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, वो बैंक से आप मैटर डिस्कस कर सकते हो। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपकी कोई संपत्ति है, तो बैंक आपका ट्रस्टी भी बन सकता है और जब आप चाहो उसको आप एग्जीक्यूट भी करा सकते हो, यानी आपके बिहाफ पे आपकी संपत्ति ट्रांसफर भी करा सकता है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर बन के। आई एम सो सॉरी बेटा, मेरा बोर्ड ही बंद हो गया था। लेटर ऑफ रेफरेंस हमारा लास्ट बचा। लेटर ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है? देखो, रेफरेंस का मतलब होता है जानकारी देना किसी के भी बारे में। जैसे कई बार आपको जानकारी चाहिए होती है कि आप किसी कंपनी के साथ कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई डील कर रहे हो, कोई बिजनेस डील कर रहे हो। अब जो कंपनी है वो बैंक की क्लाइंट है, बैंकिंग बिजनेस कर रही है बहुत सालों से, तो आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हो बैंक से कि क्या ये ठीक भी बंदा है, तो बैंक आपको उनका रेफरेंस दे सकता है। सिमिलरली कंपनी आपके बारे में जानना चाहती है तो उनको आपका रेफरेंस दे सकता है। तो लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना about the economic position of their customer to traders and provide the similar information about other traders to their customers। इसको लेटर ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। तो ये सारे बेटा एजेंसी फंक्शंस हो गए। इसके बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है? जनरल यूटिलिटी। ये कुछ जनरल फंक्शंस हैं बच्चों, जैसे सर बैंक में लॉकर मिल जाना। लॉकर समझते हो? आपको एक स्पेस मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने कागज़, थोड़ा बहुत गोल्ड, थोड़ा बहुत कैश रख सकते हो। लोग बहुत कम रखते हैं लेकिन फिर भी। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कंपनीज के बिहाफ पे उनके शेयर्स बिकवाना, इसको अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बच्चों इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चलता है। जब एक बंदा बाहर से कुछ इंपोर्ट करता है, ये बायर है, ये सेलर है, ये माल इंपोर्ट कर रहा है, तो सेलर को तो डर लगेगा ना कि ये पैसा देगा या नहीं देगा। तो सेलर बोलता है अपने बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट ला के दो, LOC ला के दो, कि अगर तुमने ना दिया पैसा तो तुम्हारे बैंक को पकड़ लूंगा ना मैं। तुम तो भाग सकते हो, बैंक तो नहीं भाग सकता। इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लॉकर हो गया, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। ट्रैवलर्स चेक, ये चेक आप ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हो, चोरी वोरी का खतरा इस पे होता नहीं है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेटा कलेक्ट करना, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो सब डेटा कलेक्ट करने का काम भी बैंक का रहता है। अब आ गया बच्चों हमारे पास मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर। इसका मतलब सर ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखो समझो, ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है बेटा कि जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, जो तुम उसमें पैसा जमा करते हो ना, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स या इनिशियल डिपॉजिट्स। बैंक उस डिपॉजिट्स की मदद से कई गुना पैसा क्रिएट कर लेता है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सपोज तुमने 10,000 रुपए बैंक में जमा करे, बैंक उस 10,000 से 20, 30, 50, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, पता नहीं कितना ही पैसा बना लेगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर। पैसे से पैसा बनाना, बैंक यही तो करता है, आपका पैसा आगे बांटता रहता है, पैसा कमाता रहता है। वही लिखा हुआ है देखो। Through the process of money creation, commercial banks are able to create credit, यानी more money, which is in far excess, जो बहुत ज्यादा होगा of the initial और primary deposit। ठीक है, अब सर ये कैसे चलता है, क्या इसका तरीका है? इसके लिए हमें एक टेबल सीखनी पड़ेगी। देखो ये वाली, ठीक है सर, ये कौन सी टेबल है? आओ जरा तुम्हें मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले ले लो डिपॉजिट्स, फिर ले लो लोन्स, फिर ले लो LRR। सर ये LRR क्या होता है? LRR का मतलब होता है बच्चों लीगल रिजर्व
रिक्वायरमेंट। इसका मतलब बेटा अभी हमने पढ़ा ना कि बैंक को जितना भी डिपॉजिट आता है, बैंक वो सारा लोन नहीं बांट सकता, उसको कुछ अमाउंट अपने पास सेव करके रखना पड़ता है एज अ रिजर्व, है ना। तो अब आप मान लो कि आपने इनिशियल डिपॉजिट करा 1000 रुपए का, ठीक है, और LRR मैं मान के चल रहा हूं 20%। ये मेरा एजम्पशन है, आप ये 10 भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, आप ये 10 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, जो मन करे वो ले लो। अब मुझे बताओ जरा, किसी इंडिविजुअल ने, किसी चिंटू ने बैंक में 1000 रुपये जमा करे, तो बैंक क्या करेगा? बैंक बेटा 1000 रुपये का 20%, 200 रुपये का तो बनाएगा रिजर्व। क्या बनाएगा? रिजर्व बनाएगा। अब 200 का रिजर्व बना के जो 800 है वो लोन की फॉर्म में जनता को बांट देगा। लोन की फॉर्म में किसको बांट देगा? जनता को बांट देगा। अब जब हम इस प्रोसेस को पढ़ते हैं ना बेटा, तो कुछ चीजें एज्यूम करके चलते हैं। क्या एज्यूम करके चलना है? कि सारी ट्रांजैक्शंस किससे होंगी? बैंक से होंगी। पहले तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई कैश वैश नहीं है, सब किससे हो रहा है? बैंक से हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितना लोन मिलता है उतना ही विड्रॉ भी हो जाता है बैंक से, यानी सामने वाला जितना लोन लेता है वो सारा विड्रॉ कर लेता है, वो ऐसा कुछ पैसा बचाता नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ जरा, भाई किसी ने 1000 रुपये जमा करे, 1000 में 200 रुपये का बैंक रिजर्व बनाएगा, 800 लोन बांट देगा। ये जो 800 का लोन है, क्या ये भी किसी ना किसी के खाते में आया? आया या नहीं आया? भाई जिसके भी खाते में आया वो पैसा निकालेगा, निकाल के क्या करेगा? भाई लोन लिया तो पेमेंट करेगा ना, उसने जिसकी भी पेमेंट करी उसके खाते में चला गया ये पैसा। तो क्या बैंक के पास वापस से जमा हो गया ये 800 रुपये? 1000 आए थे, 800 लोन के फॉर्म में बांट दिए, वो फिर घूम के किसी ना किसी के अकाउंट में आ गए। 800 आ गए या नहीं आ गए? बैंक के पास फिर 800 आ गए। अब बैंक क्या करेगा? इसका 20% रिजर्व बनाएगा। कितना रिजर्व बनाएगा? 160। कितना लोन बांटेगा? 640। जिसको भी लोन दिया फिर वो विड्रॉ करेगा, फिर पेमेंट करेगा। तो ये 640 घूम के फिर किसी ना किसी के खाते में आ गए या नहीं आ गए? फिर क्या होगा? बैंक के पास 640 आए, बैंक इसमें से फिर 20% 128 का LRR बनाएगा, ठीक है। अब कितने का लोन बांटेगा? 512। कितने का लोन बांट देगा? 512 रुपए का। फिर अल्टीमेटली जिसको भी लोन दिया वो पैसा निकालेगा, विड्रॉ करेगा, फिर अमाउंट पेमेंट करेगा। तो सब कुछ एक तो बैंक से हो रहा है, दूसरा जिसको भी आपने लोन दिया वो विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ करने का मतलब है कि सिंपल उसको यूज करेगा, यूज करने का मतलब है कि वो पेमेंट्स करेगा, उसकी पेमेंट करेगा तो फिर बैंक के खाते में आएगा। तो क्या ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा? आगे आगे राउंड 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 चलते रहेंगे ये आगे राउंड्स। सर कभी तो प्रोसेस आके रुकेगा ये? हाँ बेटा, कभी तो प्रोसेस आके रुकेगा। तो जब भी तुम्हारे पास कभी समय हो, जब भी, वैसे तुम्हारे पास समय होगा नहीं, तुम बड़े आदमी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास जब भी टाइम हो, बैठ के इसको पूरा बना के देखना ये प्रोसेस कहाँ पे खत्म होगा बेटा। इसका सम करो, 200, 360, 488, जो भी, उसके बाद जो भी आएगा उसको जोड़ो 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 जोड़ो। तो ये प्रोसेस तब आके रुकेगा जब जितना आपने इनिशियल डिपॉजिट किया था ना वो किसके बराबर आ गया? टोटल रिजर्व्स के। जितना आपने जमा किया था उतना तो बैंक रिजर्व बना लेगा, ठीक है। बैंक क्या बना देगा? उतना रिजर्व बना देगा। अब रिजर्व बना देगा तो इसका भी टोटल करो, 1000, 800, 640, 512, आगे जो भी आएगा जोड़ते जाओ। तो यहाँ पे निकल के आएगा 5000 रुपये का टोटल डिपॉजिट। बैंक ने 1000 से 5000 के डिपॉजिट्स बना दिए, 5000 में से 1000 रुपये का रिजर्व, 4000 रुपये लोन के फॉर्म में गए। तो मुझे बताओ बैंक ने 1000 रुपये के डिपॉजिट से कितना पैसा बना दिया? 5000 बना दिए सर। इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर। ये कितना निकल के आ गया? 5 टाइम्स। भाई 1000 के 5000 बना दिए या नहीं बना दिए?
1000 के जो 5000 बनाए, ये 5 गुना इसका आंसर आ गया, 5 टाइम्स इसका आंसर आ गया बेटा, समझे? ठीक है सर, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 5000 आएगा? बेटा इसका ना एक फॉर्मूला और होता है, मनी मल्टीप्लायर इज 1/LRR, 1/LRR। तो LRR जितना ज़्यादा होगा मनी क्रिएशन उतना कम होगा, ऐसा पूरा ही लिख देता हूँ। LRR जितना ज़्यादा होगा बच्चों, मनी क्रिएशन उतना कम होगा, और LRR जितना कम होगा मनी क्रिएशन उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि देखो इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है। हमारे वाले केस में LRR कितना था? 20%, तो 1/20%, 20% को 20/100 लिख सकता हूँ, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 100/20 कितना टाइम्स आ जाएगा? 5 टाइम्स। ठीक है, 5 गुना। मुझे पहले से पता था कि ये 5 टाइम्स ही बनेगा, तो 1000 का 5 टाइम्स मैंने पहले ही यहाँ पे 5000 लिख दिया। सर ये 20% वाला कौन सी मैथ लगा दिया आपने? अच्छा ऐसा लिख सकते हैं 20% को, 20% को ऐसे लिखते हैं 20/100, 0 0 1/5, 1/5 का मतलब 0.20, तो ऐसा लिख सकते हैं 1/0.20। 20% को 0.20, 30% 0.30, 40% 0.40, ऐसा तो लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1/0.20, वो भी कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स, ऐसा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, कि बैंक LRR रख के बाकी लोन बांटता है, लोन बांटता है तो वो पैसा वापस घूम के बैंक में ही आता है, तो बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ते चले जाते हैं, और जितना इनिशियल डिपॉजिट हुआ उसका कई गुना फाइनल डिपॉजिट बन जाता है। इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, अब अगर सपोज एग्जाम में ऐसा आया कि सर LRR 10% है, अब बताओ मनी मल्टीप्लायर कितना होगा? तो आप सिंपल बोलोगे मनी मल्टीप्लायर इज 1/LRR, 1/0.10, 10 टाइम्स। इस बार कितना आएगा? 10 टाइम्स आएगा। तो अगर आपको इसकी टेबल बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे? डिपॉजिट्स, लोन्स, LRR, ऐसा। अब सपोज जमा हुए 1000, इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 1000। ठीक है, 1000 का 10%, LRR 10% माना है ना इस बार हमने क्वेश्चन में, तो 10% है तो 100 रुपये यहाँ पे होंगे, 900 का लोन दे देगा, 900 घूम के फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर ये 90 का रिजर्व बनाएगा, 810 का लोन बांट देगा, 810 घूम के फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर ये 81 का रिजर्व बनाएगा, 729 ये लोन में बांट देगा, 729 घूम के फिर यहाँ आ जाएंगे। आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? बस अब ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा। प्रोसेस कहाँ पे ख़त्म होगा? जब जितना इनिशियल डिपॉजिट था ये बराबर आ जाए LRR के। जितना इनिशियल डिपॉजिट है बच्चों वो किसके बराबर आ जाए? LRR के बराबर आ जाए। और टोटल डिपॉजिट कितना बन जाएगा? उसमें मैं ये फॉर्मूला चुपचाप लगा लूंगा, 1/LRR, 1/0.10, 10 टाइम्स। तो 1000 का 10 टाइम्स कितना होता है? 10,000। 10 में से 1 का रिजर्व, तो 9000 के तुम्हारे टोटल लोन्स। अब देखो जमा हुए थे 1000, बैंक ने लोन कितना बांट दिया? 9000। देख रहे हो, क्योंकि वही पैसा बैंक में ही घूम रहा है। फुल सर्कल टाइम है ये। क्लियर हुआ क्या? ओके, समझे? बढ़िया सर, परफेक्ट हो गया। चलो देखो जरा आप क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है ये। देखो लिखा हुआ है, सपोज इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट इज 1000 एंड LRR इज 20%। हमने ये लिखा, सबसे पहले एज्यूम करा कि जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 1000 है और LRR 20% है। करेक्ट सर। इसका मतलब बैंक जो है 200 का रिजर्व बनाएगा और 800 का लोन बांट देगा। ठीक है, सपोज उन्होंने पूरे 800 का लोन बांट दिया। अब बैंक ये जो देता है अमाउंट, ये कैश में नहीं देता, वो अकाउंट में ही देता है ना, जो विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट जब वो चाहें। सही है। तो सपोज करो बोरोवर ने पूरा 800 विड्रॉ कर लिया फॉर मेकिंग पेमेंट,
ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू बैंक्स, तो पैसा जितना भी वो खर्चा करेंगे क्या वापस में बैंक में ही आ जाएंगे, क्योंकि हमने मान के चले थे कि सारी ट्रांजेक्शन बैंक से होती है। करेक्ट है, परफेक्ट। तो इससे बैंक की डिपॉजिट्स कितने से बढ़ जाएंगी, 800 से बढ़ जाएंगी। पहले 1000 थी, 20% रिजर्व बना, 800 का लोन बांटा, वो 800 घूम के वापस आ गया। अब जो नई डिपॉजिट आई 800 की, बैंक उसमें से फिर से 20% रखेगा अपने पास रिजर्व और बाकी लोन में बांट देगा 640, बाकी 640 लोन में बांट देगा। अब फिर से वो निकालेगा तो घूम के 640 फिर आ गया, डिपॉजिट्स फिर बढ़ गई 640 से। तो हर बार ये डिपॉजिट्स 80% से बढ़ती चली जाएंगी बच्चों। भाई पहले 1000 रुपये, 1000 का 80% 800, 800 का 80% 640, ऐसे हर बार 80% से डिपॉजिट बढ़ती चली जाएगी। और इसी के साथ साथ रिजर्व जो है वो भी बढ़ते चले जाएंगे 80% से ऑफ द लास्ट कैश रिजर्व्स, वो भी बढ़ते चले जाएंगे। डिपॉजिट क्रिएशन खत्म कब होगा, ये तब खत्म होगा बेटा जब टोटल रिजर्व्स किसके बराबर आ जाएंगे, इनिशियल डिपॉजिट्स के। जितना सबसे पहले डिपॉजिट था उतना रिजर्व बना लेगा जब बैंक, समझे, क्लियर हुआ। लो सर, ये टेबल हमने पहले ही बना लिया, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर इज द नंबर, ये वो नंबर है बाय विच टोटल डिपॉजिट्स कैन इंक्रीज ड्यू टू गिवन चेंज इन डिपॉजिट्स, है ना। जितना भी डिपॉजिट्स में चेंज हो रहा है तो टोटल डिपॉजिट्स बढ़ता चला जाएगा। इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू LRR, ये LRR से इनवर्सली रिलेटेड होता है, फॉर्मूला है 1/LRR, ठीक है। इट सिग्निफाइज दैट फॉर एवरी यूनिट ऑफ मनी केप्ट एज अ रिजर्व बैंक्स आर एबल टू क्रिएट 5 यूनिट्स ऑफ मनी। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय LRR, हाइयर द वैल्यू ऑफ LRR लोअर इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। देखो आप यहीं पे देख सकते हो इनवर्स रिलेशन है, तो LRR ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर कम होगा, LRR कम होगा तो मल्टीप्लाई ज्यादा होगा अमाउंट, ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया सर। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास सभी बैंकों का बैंक जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। सर सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं बेटा, हर देश में पूरे बैंकिंग मॉनेटरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए, उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो रही है उसको सुधारने के लिए, रूल्स बनाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक बैंक बना है जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। तो सर सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी, ये एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स का मतलब होता है सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी which control, which operate, which regulate, which direct the entire पूरा बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। पूरे देश का बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा, रेगुलेट करेगा, डायरेक्ट करेगा। कंट्रोल का मतलब हर चीज पे पकड़ बना के रखना, ऑपरेट का मतलब उसके ऑपरेशंस को देखना कि सही से चल रहा है नहीं चल रहा है बैंक, रेगुलेट करने का मतलब रूल्स बनाना, डायरेक्ट करने का मतलब उनको गाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है। तो सभी कमर्शियल बैंक्स की हेल्प कौन करता है ये सब करने में, सेंट्रल बैंक। इट इज नोन एज द एपेक्स बॉडी। इसको एपेक्स क्यों बोलते हैं, एपेक्स का मतलब होता है बेटा सबसे सुपीरियर, सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर। इसको एपेक्स बॉडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। जितनी भी फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनका अपना सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब सेटअप हुआ था बेटा, अप्रैल 1, 1935 में, अंडर RBI एक्ट 1934। तो ध्यान रखना RBI का सेटअप डेट क्या है, 1 अप्रैल 1935। क्लियर। सर RBI कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे के सारे फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ये इसी के अंदर आ जाते हैं बेटा सारे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आओ सर। सबसे पहला आता है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट है ये फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, पेपर में पक्का आने हैं ये, ध्यान से करना। करेंसी अथॉरिटी का मतलब होता है बेटा नोट प्रिंट करने का अधिकार। तो जितनी भी करेंसी, जितने भी नोट, जितने भी चीजें आप देख रहे हो, जो आप मार्केट में 500 का नोट लेके घूमते हो, 200 का नोट लेके घूमते हो, 100 का नोट लेके घूमते हो, किसने छापे हैं वो सारे, PNB ने, SBI ने।
सारे नोट कौन प्रिंट करता है? आरबीआई प्रिंट करता है बच्चों। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक हैज द सोल का मतलब सिंगल अथॉरिटी है फॉर इशूइंग द करेंसी इन द कंट्री। इन इंडिया आरबीआई हैज द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स एक्सेप्ट, ये ध्यान रखना है, किसको छोड़ के? 1 रुपये का नोट एंड कॉइन्स, 1 रुपये का नोट और सारे सिक्के जो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, निर्मला सीतारमण जी का काम है ये। तो सारे नोट कौन प्रिंट करेगा? आरबीआई, सिर्फ 1 रुपये का नोट छोड़ के और सिक्के छोड़ के बेटा, ठीक है। क्या क्या एडवांटेजेस होंगे अगर हमने सिर्फ आरबीआई को ये पावर दी हुई है? क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहला यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी बेटा। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक जैसे नोट आएंगे। सपोज तुमने 2-3 बॉडी को दे दिया, किसी ने कुछ अलग प्रिंट कर दिया, किसी ने अलग प्रिंट कर दिया, तो असली नकली का ही चक्कर पड़ जाएगा, देश में विवाद हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। दूसरा, इट गिव्स सेंट्रल बैंक द पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक को एक पावर मिल जाती है कि वो अपने हिसाब से इकोनॉमी में पैसे को कम या ज्यादा कर सकता है। मनी सप्लाई का मतलब आप मनी में पढ़ा है ना कि टोटल कितना पैसा अवेलेबल है पब्लिक के पास, तो आरबीआई अपने हिसाब से उसको कम ज्यादा कर सकता है। तीसरा, इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन। सरकार कंट्रोल बना सकती है, सुपरवाइज कर सकती है कि कितने इशू ऑफ नोट्स हुए हैं, किस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना पैसा गया, किसने कितने लोन लिए, तो आरबीआई के पास पूरी खबर रहती है। तो सरकार को इजी होता है सुपरवाइज करना। उसके बाद इट एंश्योर पब्लिक फेथ, लोगों का भरोसा बना रहता है करेंसी सिस्टम में, और ये हमें मदद करता है करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज करने में। यानी हमारी जो करेंसी है वो फॉरेन मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही, तो आरबीआई के पास सारी पावर्स है, तो आरबीआई स्टेबलाइज रखने में कोशिश कर सकता है। ये है बच्चों मेन चीज करेंसी अथॉरिटी। दूसरा होता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। सर बैंकर टू द गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ? बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब हुआ बच्चों, जैसे हमारा बैंक कौन है, हम किसके साथ डीलिंग करते हैं? एसबीआई के साथ, पीएनबी के साथ, एचडीएफसी के साथ, आईसीआईसीआई के साथ। क्या हमारा बैंक इस तरीके के बैंक है? तो सरकार का भी तो कोई बैंक होगा, सरकार भी तो पैसा कमाता है, सरकार भी तो पेमेंट करता है। तो सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई। वही है यहाँ पे लिखा हुआ, देखो बोल रहा है आरबीआई एक्ट एज, 3 चीजें ध्यान रखना, बैंकर, एजेंट एंड अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बैंक एक बैंकर का काम भी करता है। कौन सा बैंक? सेंट्रल बैंक। बैंकर भी है ये उनका, एजेंट भी है ये उनका, और एडवाइजर भी है ये उनका। सर बैंकर कैसे है भाई? बिजनेस के सारे बैंकिंग ऑपरेशंस ये करेगा। जैसे गवर्नमेंट का करंट अकाउंट इसके पास होगा, गवर्नमेंट के बैलेंसेस इसके पास होंगे, गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स ये इकट्ठी करेगा, गवर्नमेंट की पेमेंट ये करेगा। तो एज अ बैंकर इस तरीके की चीजें करता है, लोन देगा सरकार को जब जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी, करेक्ट है। तो एज अ बैंकर तो ये करेगा। एज एन एजेंट, एजेंट कौन होता है? जो आपके बिहाफ पे काम करता है। तो सेंट्रल बैंक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक डेट मैनेज करने की। पब्लिक डेट, जनता के पास जितना डेट जा रहा है, सरकार की तरफ से जो पैसा जा रहा है, उसको मैनेज करना कि ठीक है या नहीं है। और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर क्या एडवाइस करता है आरबीआई सरकार को? आरबीआई एडवाइस करता है कि इकोनॉमी में चीज़ें कैसी चल रही हैं, डिमांड सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, फिनेंसेस कैसे हैं, मॉनिटरी मैटर्स कैसे चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। तो आरबीआई पूरा ध्यान रखता है पैसे का, ठीक है, बढ़िया सर। इसके बाद बैंकर्स बैंक, जैसे बेटा आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है, वैसे ही सभी बैंकों का भी बैंक है। There are number of commercial banks in the country. There should be an agency to regulate and supervise their proper functioning. कोई ना कोई एक एजेंसी तो होनी चाहिए ना जो ये मेक श्योर कर सके कि कमर्शियल बैंक सही से चल रहे हैं, फ्रॉड नहीं कर रहे, गड़बड़ नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं अच्छे तरीके से। तो बीइंग द एपेक्स बॉडी, सेंट्रल बैंक को ही हमने पावर दे दी टू बी द बैंकर ऑफ अदर बैंक्स। इन दिस सेंस आरबीआई bears the same relation which commercial bank bears with the general public। तो जो रिश्ता जनरल पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ होता है, वही रिश्ता कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ होता है। इसका मतलब पब्लिक अपना पैसा कमर्शियल में जमा करती है, कमर्शियल अपना पैसा सेंट्रल में जमा करती है। पब्लिक लोन लेने कमर्शियल के पास जाती है, कमर्शियल लोन लेने सेंट्रल बैंक के पास जाता है। तो ये बेसिकली सीधा सीधा हिसाब किताब है। इसके बाद आता है बेटा सेंट्रल बैंक जो है बैंकों के लिए क्या क्या काम करता है। तो देखो एज द बैंकर,
जब बैंकों का बैंक है तो क्या क्या करेगा, सबसे पहले उनके सारे कैश रिजर्व्स अपने पास रखेगा। यानी जो भी रिजर्व्स बनाने होते हैं ना, मैंने आपको बोला था ना, जैसे कमर्शियल बैंक होता है भाई, आपने डिपॉजिट करा, सारा लोन नहीं बांट सकते, रिजर्व बनाने पड़ेंगे। इसी तरीके से जो रिजर्व्स हैं वो आरबीआई के पास बनते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक। तो जितना सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व बनता है इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशो। तो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व्स होते हैं किसके, कमर्शियल बैंक्स के। दूसरा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर का क्या मतलब होता है, जो लोन देने वाला है। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब कि बस आखिरी में इसी ने मदद करी। तो जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं बची थी, कमर्शियल बैंक डूबने वाला था, कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत थी, तो उसका लेंडर कौन बनेगा, लास्ट रिजॉर्ट में कौन हेल्प करेगा, आखिरी हेल्पर कौन है उसका, सेंट्रल बैंक। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, जब कमर्शियल बैंक्स को पैसा कहीं से नहीं मिल रहा होता फ्रॉम अदर सोर्सेज, in case of emergency they approach central bank to give loans and advances as the lender of last resort। और तीसरा और आखिरी क्या होता है, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब, साफ सफाई करने वाला नहीं, नालायको। क्लियरिंग हाउस का मतलब है पेमेंट्स क्लियर करवाना। अब सेंट्रल बैंक के पास सभी बैंकों के खाते हैं, एचडीएफसी का भी है, पीएनबी का भी है, एसबीआई का भी है, आईसीआईसीआई का भी है, सबका है। तो बेसिकली अगर इनका आपस में कोई पेमेंट्स है, कोई क्लियरिंग होनी है, तो वो कौन कराने में मदद कर देता है, आरबीआई। देखो लिखा हुआ है, एज सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, इट बिकम्स ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। वो आराम से एक दूसरे की पेमेंट क्लियर कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम बात करें एज द सुपरवाइजर, तो सुपरवाइज करेगा, ये चेक करेगा कि कमर्शियल बैंक ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। महा सावधान इंडिया सवाल है ये, महा सावधान इंडिया सवाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आरबीआई इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब रूल्स बनाना, किसके रिगार्डिंग, मनी सप्लाई के रिगार्डिंग। सर मनी सप्लाई के रिगार्डिंग आरबीआई कैसे कैसे रूल्स बना सकता है, तो देखो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं एक बार। देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई का मतलब होता है कि जनता के पास कितना पैसा है। मनी सप्लाई का क्या मतलब है कि जनता के पास टोटल कितना पैसा है। अब बच्चों अगर इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होगा, ठीक है, देखो अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होगा, जनता के पास ज्यादा पैसा होगा, भाई जनता के पास ज्यादा पैसा होगा तो जनता रुकती तो है नहीं भाई, अगर जेब में पैसा होगा तो खर्च करने का कीड़ा काटता रहेगा। तो अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो उससे ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड बढ़ता चला जाता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, पूरी इकोनॉमी में जो डिमांड हो रही है ना, एक इंडिविजुअल का होता है तो इंडिविजुअल डिमांड, एक प्रोडक्ट का जब काफी सारे लोग डिमांड कर रहे होते हैं, मार्केट डिमांड। लेकिन जब सारे प्रोडक्ट का टोटल डिमांड हम देखते हैं इकोनॉमी में, उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो जब किसी भी देश में मनी सप्लाई ज्यादा होता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। अब जब बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रहा हो बच्चों, याद है कि आपको क्लास 11th में हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये डिमांड होता है, ये सप्लाई होता है, इसके सामने जो रेट आता है इसको प्राइस बोलते हैं, है ना भाई। जहां पे डिमांड सप्लाई दोनों, प्रोड्यूसर भी खुश, कंज्यूमर भी खुश, राइट। अब अगर डिमांड बढ़ने लगे तो डिमांड राइटवर्ड जाएगा, इधर जाएगा, बढ़ेगा तो यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम आएगा। तो देखो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है ना बेटा, तो प्राइस भी बढ़ने लगता है। बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कर्व के चक्कर में ना पड़ के नॉर्मली सोचो, कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, या मास्क की डिमांड, या सैनिटाइजर्स की डिमांड, उस तरीके की चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो उससे क्या हुआ था, मनी सप्लाई ज़्यादा होता है तो लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं तो उससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें होती हैं। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, यानी जो प्राइस है वो बढ़ने लगता है। तो ये चेन इफेक्ट्स हैं बेटा, कि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा तो उससे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा तो उससे महंगाई देखने को मिलेगी। तो आरबीआई क्या करता है, इस मनी सप्लाई को ज़्यादा होने से रोकता है। तो आरबीआई बिकम्स द कंट्रोलर
ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई कंट्रोलर बन जाता है बच्चों मनी सप्लाई का। सर आरबीआई मनी सप्लाई का कंट्रोलर कैसे बनता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, एग्जाम में यही आना है तुम्हारे। मनी सप्लाई का कंट्रोलर आरबीआई बनता है बेटा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, ठीक है। और इसको बोलते क्या है, इसको मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई बोलते हैं। इसको कौन सी पॉलिसी बोलते हैं, अरे भाई कैसा बना दिया है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर एग्जाम में आ जाए एक्सप्लेन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट, तो उसमें ये सब लिख के आना है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या लिखेंगे, कुछ तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं आरबीआई के पास और कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले लिखो रेपो रेट, फिर लिखो बैंक रेट, फिर लिखो रिवर्स रेपो रेट, फिर लिखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, उसके बाद लिखना एलआरआर। तो रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एलआरआर। इधर लिखेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, फिर लिखेंगे मोरल सुएशन, और फिर लिखेंगे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। ये टोटल हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। इन 8 इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से आरबीआई इकोनॉमी में सारे पैसे को कंट्रोल कर लेता है। कैसे करता है आओ समझते हैं। पहले इधर वाले की बात करते हैं, फिर उनकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप ये समझो कि ये आरबीआई है, इससे छोटे कुछ कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे पीएनबी, और फिर जनता है, पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक को जब पैसे की जरूरत होती है ना बेटा, तो पब्लिक लोन लेने इनके पास जाती है कि भैया लोन चाहिए, लोन चाहिए, सही है। तो बैंक बोलता है अगर लोन चाहिए तो इंटरेस्ट लगेगा। सीधी सीधी सी बात है भाई, अगर लोन लोगे आप बैंक से, बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा, है ना। अब बैंकों के पास इतना ज्यादा पैसा तो सारा पब्लिक से आ नहीं रहा कि सब कुछ वो लोन के फॉर्म में सिर्फ पब्लिक का पैसा ही बांटेंगे। ये कुछ पैसा यहां से भी अरेंज करते हैं। ये आरबीआई को बोलते हैं भैया लोन चाहिए, तो आरबीआई सिंपली इनको भी यही जवाब देता है कि इंटरेस्ट लगेगा। अब ये जो बच्चों इंटरेस्ट आरबीआई लगाएगा किसके ऊपर, पीएनबी के ऊपर, यानी जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से, इस रेट को बोलते हैं हम रेपो रेट या फिर बैंक रेट। सर तो क्या ये दोनों एक ही हुए, नहीं बेटा। अगर लॉन्ग टर्म लोन हुआ, लंबे समय का लोन हुआ, लॉन्ग टर्म लोन, तो उस पर लगता है बैंक रेट। और अगर शॉर्ट टर्म लोन हुआ, छोटे समय के लिए लोन लिया, 6 महीना 8 महीना 1 साल, तो फिर रेपो रेट लगेगा। तो रेपो रेट और बैंक रेट है तो दोनों ब्याज ही, है तो दोनों इंटरेस्ट। दोनों इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा, आरबीआई चार्ज करेगा पीएनबी से, ठीक है। लेकिन अगर वो लोन शॉर्ट टर्म का है तो रेपो रेट, लॉन्ग टर्म का है तो बैंक रेट। ये बात समझे क्या, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर पीएनबी लोन लेने आरबीआई के पास जाएगा, तो आरबीआई जिस रेट पे इनको दे रहा है, इससे ये वाला रेट भी तो इन्फ्लुएंस होगा ना भाई। अगर पीएनबी को लोन सस्ता मिलता है तो वो आगे लोन सस्ता बांट सकता है पब्लिक को, लेकिन अगर इसी को लोन महंगा मिलेगा तो वो आगे भी महंगा बांटेगा या नहीं बांटेगा। अब हमें क्या करना है, हमें मनी सप्लाई को कम करना है। हम ये चाहते हैं कि आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करे, वो कम करे। तो आरबीआई क्या करेगा बताओ मनी सप्लाई को कम करने के लिए? आरबीआई रेपो रेट को भी इंक्रीज कर देगा, आरबीआई बैंक रेट को भी इंक्रीज कर देगा। सर इनको इंक्रीज करने से क्या होगा? इंक्रीज करने से होगा बेटा लोन महंगे हो जाएंगे। इनको लोन महंगा मिलेगा तो ये पब्लिक को भी लोन महंगा देंगे। अब अगर पब्लिक को लोन महंगा मिलेगा तो लोग या तो कम अमाउंट का लोन लेंगे या लेंगे ही नहीं,
लोन पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कम करता है इकोनॉमी में से, कैसे फर्दर बढ़ने नहीं देता अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा के। रेपो रेट को बढ़ा देगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा, इससे नॉर्मल लोन्स भी महंगे हो जाएंगे तो लोग कम लोन लेंगे। समझे? ऐसे ही होता है बच्चों रिवर्स रेपो रेट। सर अब ये रिवर्स रेपो रेट किस चिड़िया का नाम है? अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे हम लोन चाहिए की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लोन चाहिए की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे पैसा जमा करना है, डिपॉजिट करना है। भाई जनता पैसा जमा करती है पीएनबी के पास, पीएनबी बोलती है ठीक है हम आपको इंटरेस्ट देंगे, अगर आप पैसा जमा करोगे तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे। सिमिलरली पीएनबी अपना पैसा कहाँ जमा करता है? सभी बैंकों का बैंक कौन है? सर आरबीआई। तो पीएनबी अपना पैसा इधर जमा करेगा, ये भी बोलेगा कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे। अब सोचो बच्चों, आरबीआई मनी सप्लाई को कम करना चाहता है। आरबीआई ये चाहता है कि इनके पास जो पैसा है ना वो इधर ना जाए, इधर ना जाए। तो आरबीआई ये चाहता है कि सारा पैसा मेरे पास आ जाए। अगर मैं सारा पैसा अपने पास खींच लूंगा तो पब्लिक के पास देने के लिए कोई पैसा ही नहीं होगा, अपने आप मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है, इस इंटरेस्ट को बढ़ाता है, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इंटरेस्ट देंगे को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो जब कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा जमा करते हैं सेंट्रल बैंक के पास, तो सेंट्रल बैंक जो उनको इंटरेस्ट ऑफर करता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब आरबीआई इनको लालच देगा कि मैं तुम्हें ज्यादा ब्याज दूंगा, मैं तुम्हें ज्यादा ब्याज दूंगा, तुम अपना पैसा इधर जमा कर दो, इधर जमा कर दो, इधर जमा कर दो। तो क्या ये अपना सारा पैसा इधर जमा कर देंगे? क्योंकि इनको लालच मिल रहा है कि इंटरेस्ट तो बढ़िया मिलेगा, इतना तो पब्लिक भी नहीं देगी। तो जब ये सारा पैसा इधर जमा कर देंगे, पब्लिक को बांटने के लिए होगा नहीं, अपने आप मनी सप्लाई कंट्रोल होगा या नहीं होगा। तो रिवर्स रेपो रेट को भी क्या करना है? इंक्रीज करना है, इसको भी क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो बताओ जी भाई, रेपो रेट और बैंक रेट क्या है? जो रेट आरबीआई चार्ज करता है अगर ये लोन लेंगे उससे। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जो रेट आरबीआई ऑफर करता है अगर आप पैसा जमा करोगे। हमारे को मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए तीनों बढ़ाने हैं। सही है जी, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। क्लियर? अब समझो अगला टॉपिक, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सर ओपन मार्केट ऑपरेशंस किसको बोलते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है, अब समझना। ये आरबीआई है, ये जनता है, पब्लिक, चिंटू चिंटी हैं हमारे, ये पब्लिक है। सही है? अब बच्चों गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट के शेयर्स हो गए, गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, सरकारी सिक्योरिटीज। ठीक है? अब सरकारी सिक्योरिटीज क्या होती हैं? सबसे सेफ होती हैं और हर इंडिविजुअल खरीदना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। अब गवर्नमेंट खुद तो फंक्शन करती नहीं है, सरकार के तो जो भी बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज है सब आरबीआई करता है ना। तो अब आरबीआई ये चाहता है कि मनी सप्लाई फिलहाल कम हो जाए इकोनॉमी में से। जनता के पास जितना भी पैसा है ना, इनके पास जो भी पैसा है, अगर इनके पास रहेगा तो ये डिमांड करते रहेंगे, महंगाई होती रहेगी। हमें इसको कंट्रोल करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बच्चों आरबीआई इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफर करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है। इनको बोलेगा भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो, शेयर्स खरीद लो, बहुत अच्छा रिटर्न आएगा अगले साल, बहुत अच्छा रिटर्न आएगा 2 साल बाद, 3 साल बाद। अब सोचो जो इंसान ये सिक्योरिटीज खरीद लेगा, भाई आरबीआई बेच रहा है, खरीद लेगा, तो क्या इनका सारा पैसा इधर आता रहेगा? भाई रिटर्न तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आएगा ना। आरबीआई ने फिलहाल उनको पैसे में फांस लिया, उनको स्कीम बता के फांस लिया, तो क्या सारा पैसा इधर आ गया? मनी सप्लाई कंट्रोल हो गया नहीं हो गया? और जब मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तो उन्हीं सिक्योरिटीज को जो पब्लिक के पास है उससे बाय कर लेता है, बाय कर लेता है तो सिक्योरिटी इधर, पैसा वापस इधर। समझ रहे हो? तो मनी सप्लाई को बच्चों कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
सेल करने से क्या होता है, सारा पैसा आरबीआई के पास और सारी सिक्योरिटीज इधर जनता के पास। अब सिक्योरिटी से तो आलू टमाटर प्याज आटा नहीं खरीद सकते, चाहिए तो पैसा ही, पैसा तो इधर आ गया बहुत सारा, समझे। लास्ट आता है बच्चों LRR, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। सर ये LRR क्या है? LRR है मेरे नालायकों लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। सर ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स किसको बोलते हैं? जल्दी से लिखो पहले इसको। इसके अंदर दो चीजें आती हैं बच्चों, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। हमारे पास बच्चों ये पीएनबी है यानी कमर्शियल बैंक, ये जनता है पब्लिक, ये आरबीआई है सेंट्रल बैंक। पीएनबी के पास जितना भी डिपॉजिट आता है, सपोज ये चिंटू ने 100 रुपए जमा करे, ठीक है, तो पीएनबी इसको क्या करता है, लोन बांट देता है किसी और पब्लिक में, लोन दे देता है चिंटी को। इसको तो पैसा ही कमाना है ना। अब आरबीआई के बच्चों कुछ लीगल रूल्स हैं, उन रूल्स को ही क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। सर ये क्या रूल्स हैं? रूल्स ये है कि पीएनबी जो है जितना उसके पास डिपॉजिट आ रहा है, सारा डिपॉजिट लोन के फॉर्म में नहीं बांट सकता, ये नियम है। 100 रुपए आए तो ये 100 का लोन नहीं दे सकता यहाँ पे। इसको कुछ पोर्शन अपने पास रिजर्व बनाना पड़ेगा, अपने पास रिजर्व बनाओ, कुछ पोर्शन आरबीआई के पास रिजर्व बनाना पड़ेगा। रिजर्व बनाने का मतलब जमा करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, बाकी लोन बांट सकता है। अब सपोज जो अपने पास बनाना है वो है 10%, जो आरबीआई के पास बनाना है वो है 20%, एज्यूम कर रहा हूं मैं वैसे ही। तो इसका मतलब टोटल 30% क्या रिजर्व बनाने पड़ेंगे। ये जो 30% रिजर्व बनाने पड़ेंगे इसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो 100 का 10% 10 रुपए तो यहाँ रिजर्व बनेगा, 100 का 20% 20 रुपए यहाँ रिजर्व बनेगा, बचा कितना सर 70 का लोन पब्लिक में जा सकता है, 70 का लोन पब्लिक में जा सकता है। अब जो रिजर्व बच्चों आपको अपने पास बनाना है, अपने पास, ये 10 रुपए वाला रिजर्व, इसको बोलते हैं एसएलआर। इसको क्या बोलते हैं, एसएलआर। और जो रिजर्व आरबीआई के पास बनाना है इसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो क्या है, जो रिजर्व किसके पास बनेगा, आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। और जो रिजर्व कमर्शियल बैंक अपने पास बनाएगा, रिजर्व विद कमर्शियल बैंक अपने पास खुद ही बनाएगा, वो उसको बोलेंगे एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो यहाँ 10% है, कैश रिजर्व रेशो यहाँ 20% है, लोन कितना जाएगा 70। अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है बच्चों। फिलहाल मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करूं मैं, कैसे कंट्रोल होगा मनी सप्लाई? तो बेटा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम इन दोनों रिजर्व्स को बढ़ा देंगे, सीआरआर को भी इंक्रीज कर दो, एसएलआर को भी इंक्रीज कर दो, दोनों को बढ़ा दो। सर इनको बढ़ाने से क्या होगा, देखो डबल करके देखो, इसे 10 की जगह 20% कर दो, इसे 20 की जगह 40% कर दो। अब देखो यहाँ 10 की जगह 20 रुपये सेव करने पड़ेंगे, यहाँ 20 की जगह 40 रुपये सेव करने पड़ेंगे। तो 100 का डिपॉजिट आया था, 100 में से 20 और 40 60 तो सेव हो गए। तो अब 70 का लोन नहीं जाएगा, सिर्फ 40 का लोन जाएगा। देखो अपने आप मनी सप्लाई कम जा रहा है, नहीं जा रहा है इकोनॉमी में। जो पहले मनी सप्लाई 70 जा रहा था, अब वो सिर्फ 40 जा रहा है। कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ? तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए बेटा जो अपने पास रिजर्व बनाने हैं एसएलआर, उसकी परसेंटेज को भी बढ़ा देता है आरबीआई, और जो आरबीआई के पास बनाने हैं सीआरआर, वो परसेंटेज भी बढ़ा देता है। इसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स।
समझे? क्लियर हुआ? इसका भी स्क्रीनशॉट लो। डन। ये लेक्चर आपको 2 बार देखना पड़ेगा ताकि और क्लैरिटी आ सके। क्लियर है? बढ़िया सर। अब आ जाओ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पे। सर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट किसको बोलते हैं? बहुत आसान बेटा, एक बात बताओ, जनता जो है जब भी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएगी कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक क्या बोलेगा? भाई लोन ऐसे तो नहीं मिलता, लोन के बदले में हमको क्या चाहिए? कोई ना कोई सिक्योरिटी। बैंक बोलेगा हमको सिक्योरिटी चाहिए। जनता क्या बोल रही है? हमें लोन चाहिए। बैंक बोल रहा है हमें सिक्योरिटी चाहिए। बैंक ने पूछा कितने का लोन चाहिए? जनता ने बोला 100 रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक ने बोला 120 रुपए की सिक्योरिटी लेके आओ जी। कितनी सिक्योरिटी लेके आओ? 120 रुपए की। ये सिक्योरिटी अमाउंट हमेशा लोन अमाउंट से ज्यादा होता है बच्चों, क्योंकि अगर इसने नहीं चुकाया 100 रुपए और तुमने 100 की सिक्योरिटी रखी, जब तुम उसको बेचने गए तो उसकी वैल्यू कम हो चुकी थी, तो बैंक तो डूब जाएगा, लॉस में जाएगा। सपोज सिक्योरिटी 100 की जगह 70 की होगी थी, दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए बैंक हमेशा सिक्योरिटी ज्यादा की मांगता है कि मैं 100 का लोन दूंगा तो 120 की सिक्योरिटी मांगता हूं, कम होगा तो अल्टीमेटली 100 में तो बिकेगा ना। ये है मेन चीज। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है सर, डिफरेंस किस चीज में? अमाउंट ऑफ लोन में और सिक्योरिटी के अमाउंट में। ये 20 रुपए का डिफरेंस आया, इसी को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो इस मार्जिन को भी बढ़ा दिया जाता है। ये बोला जाता है भैया अब अगर 100 का लोन चाहिए तो 170 की सिक्योरिटी लेके आओ। ये मार्जिन 20 से बढ़ा के 70 कर दिया। अब तुम सोचो जिसे 100 का लोन चाहिए वो 120 की सिक्योरिटी तो शायद ले आता, 170 की कैसे लाए? तो क्या कुछ लोग कम ले लेंगे लोन, या लोन लेने के लिए जाएंगे ही नहीं अब? तो मार्जिन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन लोन एंड सिक्योरिटी। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो मार्जिन को बढ़ा देंगे। मॉरल सुएशन क्या होता है बच्चों? मॉरल सुएशन होता है बहुत सिंपल, आरबीआई की आज्ञा का पालन करना। भाई जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबके पिताजी तो आरबीआई है ना। सभी बैंकों के बैंक कौन है? आरबीआई है। तो आरबीआई की आज्ञा का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है, उनको मानना ही पड़ेगा। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सिंपली क्या बोलेगा? भैया लोन नहीं देना। आरबीआई डिस्करेज करेगा। आरबीआई बोलेगा भाई साहब अभी लोन नहीं देना, जस्ट डिस्करेज लेंडिंग। हमें अभी लोन नहीं देना, अब तुम कैसे भी करो, तुम पेपर वर्क बढ़ाओ, तुम कस्टमर को अभी ये बोलो कि अभी नहीं अवेलेबल है या टाइम लग रहा है, वो तुम देखो, तुम्हारी सिरदर्दी है, फिलहाल लोन नहीं देना। तो आरबीआई सिंपली प्रेशर भी बना सकता है, परसुएशन से भी कह सकता है कि आपको सिंपली लेंडिंग डिस्करेज करनी है, लोन नहीं देना, क्योंकि मनी सप्लाई कम करना है। ठीक है, वहीं पे अगर बढ़ाना होता तो एनकरेज लेंडिंग, इसका उल्टा। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए बेटा सब रिवर्स कर देना, इसको डिक्रीज कर देना, यहाँ पे एनकरेज कर देना, इधर सारे इंस्ट्रूमेंट्स कम कर देना। ठीक है। और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है बच्चों? अब देखो सबका तो डिस्करेज नहीं कर सकते लेंडिंग, भाई इकोनॉमी में इतने सारे सेक्टर्स हैं, अब तुम हर सेक्टर का पैसा रोक दोगे अगर, तो हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो, भाई हेल्थ सेक्टर है, पैसा रोक ही नहीं सकते। एजुकेशन सेक्टर है, पढ़ाई के लिए तो पैसा देना पड़ेगा ना यार, नहीं तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। तो वहां पे आरबीआई बोलता है कि हम क्रेडिट कंट्रोल करेंगे सेलेक्टिवली। सेलेक्टिवली मतलब गिने चुने सेक्टर्स पे। तो वहां पे वो इंट्रोड्यूस करता है क्रेडिट राशनिंग। सर ये क्रेडिट राशनिंग क्या है? क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है बेटा, ध्यान से एनालाइज करो, एक रेशनल वे में लोन बांटो, सारे सेक्टर्स का डिस्करेज ना करके कुछ सेक्टर्स का डिस्करेज करो, बाकी का चलने दो। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली क्रेडिट को कंट्रोल करना। ये भी आरबीआई की पॉलिसी है, समझे। तो हमारे पास मेन 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, जिसपे पूरा ये मनी सप्लाई कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। सही है क्या बेटा? इसको समझाने में 30 मिनट हो गए हैं। आओ पढ़े। सबसे पहले रेपो रेट। देखो रेपो रेट क्या है? द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है। बैंक रेट क्या होगा? फॉर देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए दोनों को बढ़ा दिया जाएगा, ये जरूर लिखना। ठीक है।
उसके बाद रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, दिस इज द एग्जैक्ट अपोजिट, जमा करने पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे, इसको भी बढ़ाया जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना या खरीदना, जब मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक reduces the reserves of banks, it adversely affect the bank's ability to create credit। उसके बाद होता है बेटा LRR, LRR में CRR SLR दोनों बता दिए मैंने, जो रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास बनाना है वो CRR, अपने पास बनाना है SLR, दोनों को बढ़ा दिया जाता है। मार्जिन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, अगर मार्जिन 40% है तो फिर 60% तक का लोन मिल जाएगा, यानी अगर टोटल 100 है, 40 की सिक्योरिटी है तो 60 का लोन मिलेगा, है ना। इसके बाद मार्जिन को बढ़ा देते हैं हम ताकि मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए, स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चों। देन वी हैव मोरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये भी हमने पढ़ लिया। मोरल सुएशन क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एज वेल एज प्रेशर। आरबीआई सिंपली बोलता है, मेरी बात प्यार से मान लो, नहीं मानोगे तो मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है, दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन अदर बैंक्स इन ऑर्डर टू गेट देम एक्ट इन अ मैनर विद इट्स पॉलिसी। ठीक है, आरबीआई डिस्कशंस करता है, लेटर्स देता है, स्पीचेस देता है और हिंट्स देता है बैंक को। तो सिंपली अगर मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो वो क्या बोलेगा, भाई साहब डिस्करेज लेंडिंग। और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, आरबीआई डायरेक्शन देता है टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास एक चार्ट आ गया, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सब इसमें हमने लिख दिया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों आ गए इसके अंदर। एंड देन हमारे पास एक लास्ट फंक्शन और आता है सेंट्रल बैंक का, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसका मतलब बेटा जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं मेरे देश में, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है भाई, फॉर एग्जांपल हम यूएस में कोई माल बेच रहे हैं तो वहाँ से डॉलर्स आ रहे हैं ना, यूके में कोई माल बेच रहे हैं तो वहाँ से पाउंड्स आ रहे हैं ना, तो जितनी भी दूसरी करेंसीज होती हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो सारी फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी किसके पास है, कौन कस्टोडियन है इसका, वो है आरबीआई। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दिस फंक्शन इनेबल सेंट्रल बैंक टू एक्सरसाइज कंट्रोल। इस फंक्शन की मदद से आरबीआई यहाँ पे भी कंट्रोल बना के रख सकता है। क्लियर। लास्ट में बच्चों एक डिफरेंस आता है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में, ये आपको एक बार रीड कर लेना है, दैट इज इट। देखो मीनिंग, सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी है, कमर्शियल बैंक हमने पढ़ लिया, इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन, मेकिंग इन्वेस्टमेंट, सब पढ़ लिया। स्टेटस, इसको एपेक्स बोलते हैं, ये एक यूनिट है सिर्फ बैंकिंग स्ट्रक्चर में। ओनरशिप, ये सरकार चलाती है, ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। इसका पर्पस पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, इसका पर्पस पैसा कमाना है। उसके बाद इशू ऑफ करेंसी ये करता है, इसके पास कोई पावर नहीं है करेंसी इशू करने का। ये पब्लिक डीलिंग नहीं करता, डज नॉट डील विद पब्लिक, ये पब्लिक डीलिंग करता है, डील्स विद पब्लिक। उसके बाद एग्जांपल्स हमारे यहाँ एक ही है आरबीआई, इधर एसबीआई, पीएनबी, ये सब हो सकते हैं। लो बच्चों, इसी के साथ हमारा बैंकिंग भी समाप्त होता है। आई फील 1-1.5 घंटा लग गया हमको इसको पढ़ने में, बट मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से बैंकिंग समझ में आ गया होगा। वन शॉट पूरा चैप्टर हमने क्लियर करा। जिस भी बुक से आप पढ़ते हो एक बार रीडिंग लगाओगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।